सॉरी क्लास थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। शायद मतलब जो भी उपलब्धि उनको मिलती थी वो भी उस पर यकीन नहीं कर पाता। उनको लगता है कि शायद कोई तुक्का ही लगा है। पिताजी के जिस शक्की स्वभाव पर मैं कभी भना भना जाती, मतलब गुस्सा हो जाती थी, आज एकाएक अपने खंडित विश्वासों की व्यथा के नीचे मुझे उनके शक्की स्वभाव की झलक दिखाई देती। मतलब क्योंकि वो अपने पिताजी का इस स्वभाव उसके लेखिका के अंदर भी आ गया। बहुत अपनों के हाथों विश्वासघात की गहरी व्यथा ने दुख से उपजा शक हो संभालने के बाद से ही जिन पिताजी से किसी न किसी बात पर हमेशा मेरी टक्कर ही चलती रही, वे तो न जाने कितने रूपों में मुझ में हैं। कई कुंठाओं के रूप में, कहीं मतलब कुंठा ऐसी स्थिति होती है कि जब अपने को कुछ नहीं मिल पाता है, जैसे अपन कोई चीज चाहते हैं और हमको नहीं मिलता है, तो वो चीज हमारी कुंठा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। कई प्रतिक्रिया के रूप में तो कई प्रतिछाया के रूप में। केवल बाहरी भिन्नता के आधार पर अपनी परंपरा और पीढ़ियों को नकारने वालों का क्या सचमुच इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता कि उनका आसन अतीत किस कदर उनके भीतर जड़ जमाए बैठा रहता है। मतलब मैं नकार भी दूं लेकिन फिर भी नहीं, क्योंकि मेरे पिताजी का जो स्वरूप है वो मेरे अंदर किस तरह से अंदर तक है, मतलब हर चीज में उनकी परछाई रहती है मेरी। तो मतलब ये लोग जो होते हैं ना कि अपने माँ बाप से मुंह मोड़ लेते, तो उनको ये नहीं पता कि किस कदर उनके पिताजी का मतलब उनके अंदर जड़ जमाए बैठा हुआ उनका पूरा का पूरा अतीत जो है। समय का प्रवाह भले ही हम दूसरे दिशाओं में बहाकर ले जाए, स्थितियों का दबाव भले ही हमारा रूप बदल दे, हमें पूरी तरह उससे मुक्त तो नहीं कर सकता है। पिता के ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ। धरती से कुछ ज्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी शायद उनमें। पिताजी की हर ज्यादती को अपना प्राप्य यानी कि अपना कर्म और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश और जीत को अपना फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी वे। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ मांगा ही नहीं, चाहा ही नहीं, केवल दिया ही। हम भाई बहनों का सारा लगाव शायद सहानुभूति से उपजा माँ के साथ ही था, लेकिन निहायत असह्य मजबूरी में लिपटी उनका ये त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। न उनका त्याग, न उनकी सहिष्णुता। खैर जो भी हो, अब ये पैतृक पुराण यही समाप्त कर अपने पर लौटते। मतलब पिताजी से एकदम उल्टी उनकी माँ थी। बहुत ही सहनशील औरत, बहुत ही धैर्य था, हमेशा पिताजी की ज्यादती बर्दाश्त करती थी और हमारे भाई बहनों की जो भी उचित अनुचित फरमाइश होती थी वो पूरी करती थी। हमारे भी शायद लगभग हमारी माँ भी ऐसी है, लेकिन आजकल की माएँ थोड़ी पढ़ी लिखी और होशियार होती है, तो वो उचित और अनुचित में भेद करना जानती है, इसलिए हमें बताती रहती है, हमारा साथ देती रहती है, सही में साथ देती है, गलत पे हमें डांटती भी है। लेकिन लेखिका की माँ ऐसी नहीं थी। 5 भाई बहनों में सबसे छोटी मैं मतलब मनु भंडारी, लेखिका के बारे में। सबसे बड़ी बहन की शादी के समय में शायद 7 साल की थी और उसकी एक धुंधली सी याद ही मेरे मन में है। लेकिन अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला और मैंने घर के बड़े से आंगन में बचपन के सारे खेल खेले। सतोलिया, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, काली टिल्लो, तो कमरों में गुड्डे गुड्डियों के ब्याह भी रचाए। ये खेल हम सब ने भी खेले। पास पड़ोस की सहेलियों के साथ यों खेलने को हमने भाई बहने के साथ गिल्ली डंडा भी खेला और पतंग उड़ाने, कांच पीस कर मांझा सूतने का काम भी किया। लेकिन उनकी गतिविधियों का दायरा घर के बाहर ही अधिक रहता था। मतलब पहले तो यही था कि लड़के बाहर खेल सकते, लड़कियां बाहर नहीं जा सकती थी, इसलिए वो बाहर तक खेल सकते थे और हमारी सीमा थी खाली घर। हाँ, इतना जरूर था कि उस जमाने में घर की दीवारों घर तक की समाप्त नहीं होती थी, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी। मतलब उस समय किसी भी घर पे हम जा सकते थे, आज की जैसी स्थिति नहीं थी, इसलिए मोहल्ले के किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी, बल्कि कुछ घर तो परिवार का हिस्सा ही थे। आज तो मुझे बड़ी शिद्दत के साथ ये महसूस होता है कि अपनी जिंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव ने महानगरों के फ्लैट में रहने वाले को हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न यानी कि अलग करके हमें कितना संकुचित यानी छोटा, असहाय, मतलब जैसे हमारे कोई सहायता करने वाला नहीं और असुरक्षित बना दिया। पहले हम लोग जैसे हमें कहीं बाहर जाना है तो हमारे बच्चों को हम दूसरे पड़ोसियों के घर भी छोड़ के जा सकते थे, लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में फ्लैट्स है, तो फ्लैट्स में किसी को एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है।
मेरी कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियां के पात्र इसी मोहल्ले के जहाँ मैंने अपनी किशोरावस्था गुजारी, अपनी युवावस्था का आरंभ किया था। 1-2 को छोड़कर उनमें से कोई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं है। बस इनको देखते सुनते इनके बीच में ही बड़ी हुई थी, लेकिन इनकी छाप मेरे मन पर कितनी गहरी थी, इस बात का एहसास तो मुझे कहानियां लिखते समय हुआ। इतने वर्षों के अंतराल ने भी उनकी भावभंगिमा भाषा किसी को भी धुंधला नहीं किया था और बिना किसी विशेष प्रयास के बड़े सहज भाव से वे उतरते चले गए थे। उसी समय के दास साहब अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाते ही महाभोज में इतने वर्षों बाद कैसे एकाएक जीवित हो उठे, वो मेरे अपने लिए भी आश्चर्य का विषय था। एक सुखद आश्चर्य था। मतलब उनके पड़ोसी थे दास साहब, उनके बारे में उन्होंने कुछ लिखा था। जब उन्होंने महाभोज नामक एक उपन्यास लिखा था, उसमें उनके व्यक्तित्व के बारे में उन्होंने लिखा था और उनको ये देखकर बहुत खुशी हुई थी कि उनके एकदम से उनकी जो सारी परिस्थितियां वो एकदम जीवित हो उठी थी। उस समय तक हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता उम्र में 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक यानी 10वीं तक की पढ़ाई। सन 1944 में सुशीला ने योग्यता प्राप्त की और शादी करके कोलकाता चली गई। दोनों बड़े भाई भी आगे पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। इन लोगों की छत्र छाया के हटते ही पहली बार मुझे नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ। पिताजी का ध्यान भी पहली बार मुझ पर केंद्रित हुआ। लड़कियों को जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ साथ सुगढ़ गृहिणी और कुशल पाक शास्त्र यानी खाना बनाने की नुस्खे जुटाए जाते थे, पिताजी का आग्रह रहता था कि मैं रसोई से दूर ही रहूं। मतलब पिताजी नहीं चाहते थे कि मैं खाना बनाऊं। रसोई को वे भटियार खाना कहते थे और उनके हिसाब से वहां रहना अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकना था। घर में आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते थे। मतलब बहुत सारी पार्टीज के लोग आते थे और जमकर बहसें होती थी। बहस करना पिताजी का प्रिय शगल था। मतलब उनको अच्छा लगता था। चाय पानी या नाश्ता देने जाती तो पिताजी मुझे भी वहीं बैठने को कहते। वे चाहते कि मैं भी वहीं बैठूं, सुनूं और जानूं कि देश में चारों ओर क्या कुछ हो रहा है। देश में भी हो भी तो कितना कुछ रहा था। सन 1942 के आंदोलन के बाद से तो सारा देश जैसे खोल रहा था, लेकिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की नीतियां, उनके आपसी विरोध या मतभेदों की तो मुझे दूर दूर तक कोई समझ नहीं थी। हाँ, क्रांतिकारी और देशभक्ति शहीदों के रोमांटिक आकर्षण, उनकी कुर्बानियों से जरूर मन आक्रांत रहता था। मतलब कि उनके पिताजी भी जब बहुत सारी वो बैठे रहते थे तब उनको भी बुलाया जाता था और उनको बोला जाता था कि भाई तू भी बैठ, सुन, देश के बारे में जान। लेकिन लेखिका को इतना कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं था। लेखिका तो सिर्फ जो शहीद हुए, जो क्रांतिकारी हैं, उनके जो किस्से सुनकर उनको एकदम अलग से होता था, गुस्सा भी आता था। 10वीं कक्षा तक आलम यह था कि बिना किसी खास समझ के घर में होने वाली बहसें सुनती और बिना चुनाव किए, बिना लेखक की अहमियत से परिचित हुए किताबें पढ़ती थी। लेकिन सन 45 में जैसे ही 10वीं पास करके मैं फर्स्ट ईयर में आई, हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से परिचित हुआ। मतलब उनकी प्रिंसिपल मैम, जिनका नाम था शीला अग्रवाल। सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, जहाँ मैंने कखरा सीखा यानी कि बारकरी सीखी। 1 साल पहले ही कॉलेज बना था और वे इसी साल नियुक्त हुई थी। उन्होंने बाकायदा साहित्य की दुनिया में प्रवेश कराया। मात्र पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदला। खुद चुन चुन कर किताबें दी, पढ़ी हुई किताबों पर बहस की। तो 2 साल बीतते न बीतते साहित्य की दुनिया शरद प्रेमचंद से बढ़कर जैनेन्द्र अज्ञे, ये सारे लेखक कवि है, यशपाल, भक्तिचरण वर्मा तक फैल गई और फिर तो फैलती ही चली गई। उस समय जैनेन्द्र जी के छोटे छोटे शहर, सरल सहज वाक्य वाली शैली ने बहुत आकृष्ट किया। मतलब उनको बहुत उनकी ओर ध्यान गया। सुनीता उपन्यास बहुत अच्छा लगा। अजय जी का उपन्यास शेखर एक जीवनी पढ़ा जरूर, पर उस समय वो मेरी समझ के सीमित दायरे में समा नहीं पाया था। कुछ सालों बाद नदी के दीप पढ़ा तो उसने मन को इस कदर बांधा कि उसकी झोंक में शेखर को फिर से पड़ गई, इस बार कुछ समझ के साथ। ये शायद मूल्यों के मंथन का युग था। पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक, सही गलत की बनी बनाई धारणाओं के आगे प्रश्न चिन्ह नहीं लग रहे थे, उन्हें ध्वस्त भी किया जा रहा था। इसी संदर्भ में जैनेन्द्र का त्याग पत्र, भगवती बाबू का चित्रलेखा,
पढ़ा और शीला अग्रवाल के साथ लंबी लंबी बहस करते हुए उस उम्र में जितना समझ सकती थी समझा। तो आपको समझ में आया कि मैट्रिक पास करके उन्होंने कॉलेज में जब दाखिला लिया, पहले यही होता था कि 10वीं के बाद कॉलेज होती थी, आज भी महाराष्ट्र के अंदर तो यही है। तो जैसे ही कॉलेज में दाखिला लिया तो जिस कॉलेज में वो गई थी वो स्कूल से अब डायरेक्ट कॉलेज अभी बना था, और वहाँ की प्रिंसिपल साहिबा थी शीला अग्रवाल, जो कि साहित्य की बड़ी जानकार थी। उन्होंने मनु भंडारी को बहुत सारी किताबें दी, पढ़ना सीखा, उस पर बहस की। उन्होंने बहुत सारे लेखक और कवियों के सब उपन्यास कहानियां वगैरह पढ़ी, उस पर विचार मंथन किया, सब समझा। और क्योंकि उनको भी इसी ये सब करने से उनके अंदर लेखिका बनने का विचार आया, लिखने का कुछ मन किया कि उन्होंने इतना सब कुछ जाना। तो ठीक है, आगे चलते हैं। शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया था, बल्कि घर की चार दीवारी के बीच बैठकर देश की स्थिति को जानने समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था, उन्होंने वहां से खींचकर उसे भी स्थितियों की सक्रिय भागीदार में बदल दिया। मतलब शीला अग्रवाल ने जो हमारे घर में जो होती थी, पिताजी चाहते थे कि मैं उसमें बैठूं, फिर उसमें भी उनकी रुचि और भागीदारी बढ़ने लगी। सन 46-47 के दिन वे स्थितियां, उसमें वैसे भी घर में बैठे रहना संभव था, भला जैसे प्रभात फेरिया, क्योंकि उस समय हमारा भारत आज़ाद होने वाला था, तो सब ये होते थे आज़ादी के लिए। हड़तालें होती थी, जुलूस निकलते थे, भाषण, हर शहर का चरित्र था, पूरे दमखम यानी पूरे जोरों शोरों से और जोश खरोश के साथ इन सबसे जुड़ना हर युवा का उन्माद था। मतलब अंदर से इच्छा थी कि हम लोग भी इसमें जुड़े। मैं भी युवा थी, और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया। स्थिति ये हुई थी कि एक बवंडर शहर में मचा हुआ था, और एक घर में पिताजी की आज़ादी की सीमा यहाँ तक थी कि उनकी उपस्थिति में घर में आए लोगों के बीच उठू बैठू जानू समझू, हाथ उठा उठा कर नारे लगाती, हड़तालें करवाती, लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती। लड़की को अपनी सारी आधुनिकता के बावजूद बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। मतलब ठीक है, पिताजी आधुनिक थे, लेकिन इतने भी नहीं कि वो ये चाहते थे कि ठीक है मैं उनके घर में जो आए राजनीतिक पार्टियां उनके साथ बैठूं, विचार विमर्श करूं, उनको जानूं समझूं, लेकिन वो कतई ये नहीं चाहते थे कि मैं सड़कों पर जाकर नारे लगाऊं, सड़कें नापती फिरूं। उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उनके लिए मुश्किल हो रहा था कि किसी को दी हुई आज़ादी के दायरे में चलना। मेरे लिए जब रगों में लहू की जगह लावा बहता हो तो सारे निषेध यानी कि सारी जो रोक टोक है, सारी वर्जनाएं हैं, सारा भय कैसे ध्वस्त हो जाता है ये तभी जानता है। और अपने क्रोध से सबको थरथरा देने वाले पिताजी से टक्कर लेने का जो सिलसिला तब शुरू हुआ था, राजेंद्र से शादी की तब तक वह चलता रहा। ओके, आगे का हम कल पढ़ेंगे, ठीक है।